अस्सलाम वालेकुम। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद ये बहस जारी है कि तहरीक इंसाफ ने जो अपनी जीती हुई नशिस्तें हार दी, इसका इन्हें कितना सियासी नुकसान होगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो पोलिटिकल स्पेस रीगेन किया, क्या आइंदा आने वाले दिनों में उनका जो ताकत है, जो उनकी एक खोई हुई साख थी, क्या वो बहाल हो जाएगी? क्योंकि जनरल इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ एक बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट छोड़ के गई थी, और जनरल इलेक्शंस के बाद जो उनकी वापसी हुई तो उनकी नशिस्तों की तादाद वैसी नहीं रही। लेकिन बाई इलेक्शंस के नताइज के बाद एक उनको ऐसा सहारा मिला और ऐसी स्पेस मिली है जिसमें अपने आप को वो सियासी मैदान के अंदर रीअसर्ट कर सकते हैं। कुछ नशिस्तें ऐसी थी जिस पर पूरे पाकिस्तान की तवज्जो थी, ख़ास तौर पर लाहौर की एक ऐसी सीट थी जहाँ इमरान खान का मुकाबला ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ था, और वो 630 वोटों के करीब अपनी इजाफे के साथ विनिंग मार्जिन जो था उनका, उन्होंने जनरल इलेक्शन में वो नशिस्त जीती। रिकाउंटिंग का मरहला जारी था कि उन्होंने फैसला किया कि वो इस नशिस्त को छोड़ेंगे और दूसरी नशिस्त मियाँ वाली रखेंगे, और ये दोबारा बाई इलेक्शन में आ गई। बाई इलेक्शन के बाद अब ख्वाजा साद रफ़ीक अगर वहाँ से जीत जाते तो उनका वो जो क्लेम था कि ये तो मेरी जीती हुई नशिस्त है, रिकाउंट होना चाहिए, वो तगड़ा हो जाता था, भारी हो जाता था। और इंतखाबी नताइज बड़े स्ट्रांगली उनकी फेवर में गए। 10,000 वोटों की लीड से वो इंतखाब जीत चुके हैं। आज प्रोग्राम का आगाज़ हम ख्वाजा साद से ही करेंगे, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन के ऊपर हमारे साथ हैं। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब, पहले तो आपको मुबारक हो, बड़ा तगड़ा मैच था और यू राइटली डिज़र्व, जीतना चाहिए था आपको, आपने बड़ा होमवर्क किया था और आप जीत गए। शुक्रिया जनाब। बड़ी आप ये फरमाइएगा कि आपका बयान आया और उसमें मुझे लगा कि परेशानी का इजहार हो रहा था, शायद कुछ जनरल इलेक्शंस की आपको याद ताज़ा हो रही थी कि नताइज रुक गए थे, क्या कुछ मसाइल थे, क्या हुआ था? जी हाँ, मसाइल थे, और मसाइल जो थे वो जनरल इलेक्शन से मिलते जुलते नजर आ रहे थे। तो हमने चूँकि ये कहा था कि इस बार हम वोट पर पहरा देंगे, तो हमने वोट पर पहरा देने के लिए जो इकदाम एक पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है वो सभी किए हुए थे। तो जब आरटीएस सिस्टम ऑल ऑफ सडन रुक गया तो एकदम वही बात जो थी वो लगा जैसे दोहराई जाएगी जो पहले हुआ था। बहरहाल उस पर हमने फिर मीडिया के जरिए अपना मौकफ भी कौम तक पहुंचाया और हुकूमत तक भी पहुंचाया कि, और इलेक्शन कमीशन तक भी, कि ये अब नहीं होना चाहिए, बार बार अगर ऐसा होगा तो इससे फिर तलखी बढ़ जाएगी। खुदा का शुक्र है कि वो मसला जो है वो रिजॉल्व हुआ है। ऑल दो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, जो कुछ मेरे साथ किया गया है, जिस तरह मेरी बात उड़ाने की कोशिश की गई है और जिस तरह माहौल पैदा किया गया कि इसको वोट देने की जरूरत नहीं है, इसका तो कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, तो वैसे ही पकड़ा जाएगा 2-4 रोज, इसको ना दो। मेरे मध्य मुकाबिल जो है वो ये बरमला पब्लिक मीटिंग में तकरीरें करते थे, हुकूमती वज़रा भी यही कह रहे थे। बार वो मरहला गुजर गया, वोटों की खरीदो फरोख्त भी की गई, शनाख्ती कार्ड खरीदे गए, क्या क्या मैं आपको इनकी कहानी बताऊं। मैं तो समझता हूँ मैं इस काबिल नहीं था कि मैं जीतता, ये तो अल्लाह ताला का फजल बेपाया है, इसमें मेरी मेहनत को कोई दखल नहीं है। मेहनत तो इंसान करता है, लेकिन अगर अल्लाह के यहाँ मंजूरी ना हो तो कामयाबी नहीं मिलती। जहाँ तक ताल्लुक है कि इस कामयाबी के बाद हमारा जो पहला नैरेटिव था, जाहिर है उसको तकवीयत मिली है। इसको तकवीयत इमरान खान साहब ने हमारे नैरेटिव को खुद दी है। उन्हें चाहिए था ना कि वो रिकाउंट होने देते, उसको ना रोकते, क्योंकि उन्होंने इसका वादा किया था और नए कानून में इसके इख्तियार आरओ के पास मौजूद है। लेकिन जब वो कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, तो तनाज़ा खड़ा होगा, और फिर उसके बाद अब अवामी अदालत ने फाइनली थैले खोल दिए हैं और थैले खुल के नतीजा बाहर आ गया। लेकिन इसके लिए काफ़ी मुशक्कत हमें भी करनी पड़ी और अवाम को भी एक पूरी हैसल से गुजरना पड़ा इस हल्के की। ख्वाजा साहब, जब आप कहते थे कि जनरल इलेक्शन में खलाई मखलूक ने आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, खलाई मखलूक ने आपको हराने में किरदार अदा किया, वो आप कहते थे कि ये इस्टेब्लिशमेंट जिस जमात को सपोर्ट कर रही थी उसको जितवाया गया, वो जीते नहीं, वो सारी शिकायत जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड थी, क्या वो इस बाई इलेक्शंस में ख़त्म हो गई? क्या इस दफ़ा वोटिंग प्रोसेस और जो काउंटिंग प्रोसेस था, वोट गिनने का अमल था, वो साफ़ था, अकॉर्डिंग टू द लॉ था, या आपको लगा कि नहीं अभी 10,000 की बजाय मैंने 20,000 से जीतना था? मैंने जी ये जो टर्म आपने भी यूज़ किया मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की। मेरी अपनी शिकायत या गिले शिकवे रहे हैं, मैं उनकी तफसील में अब नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसका वक्त नहीं है। हमें आगे बढ़ जाना चाहिए और मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए। जब आप माजी को कुरेदते हैं तो उसमें से राख बरामद होती है, उस राख में से बाज़ औक़ात कुछ नहीं निकलता सिवाय मज़ीद तलखी बढ़ने। लेकिन बाई इलेक्शन में वो शिकायत ख़त्म हुई कि नहीं हुई? मैंने जो कहना था वो कह दिया। ये फरमाइएगा कि आपकी कल ही पेशी लगी हुई है, क्या आपको ऐसा ख़तरा तो नहीं है कि ख्वाजा साहब वहाँ पेशी के लिए जाएंगे तो वहीं पकड़ लिए जाएंगे? कुछ ऐसा अंदेशा है? जो आपके मुखालिफ इलेक्शन कैंपेन में कहते थे कि ख्वाजा साहब ने तो 16 को पकड़ा जाना है। नबी मलिक साहब, गवर्नमेंट की पूरी कोशिश थी कि मुझे इलेक्शन से पहले तलब किया जाए,
लेकिन हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, वो इसमें कामयाब नहीं हुए। तो जो मुझे बुलवाना चाह रहे थे 14 अक्टूबर से पहले, अल्लाह उनका भला करे, उनका भी अल्लाह भला करे, जिन्होंने 14 अक्टूबर तक मुझे नहीं बुलाया। अब मुझे मालूम नहीं है वो कल क्या करेंगे। मैं लाहौर हाई कोर्ट में गया था, वहाँ से मैंने और सलमान ने अपना जमानत की दरख्वास्त दी थी। वो मेरे लाहौर हाई कोर्ट की डीपी ने मेहरबानी करके उसको हमें 10 दिन के लिए दे दी है। अब तक पता चलेगा कि वो हमारे बारे में नैब क्या कहना चाहती है, क्योंकि टीवी पे कुछ और होता है, जब आप जाते हैं तो कोई और बात होती है। तो अच्छा है कि चीज़ें सामने आ जाएं, फिर जो अदालत के जरिए ये भी अब कोर्स ऑफ लॉ आगे जाएगा। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस बात पे मुझे बुलाया गया है उस पर 2007 में नैब मुशर्रफ साहब के दौर में मुझे रिग्रेट का लेटर लंबी 3 साल की इंक्वायरी के बाद दे चुकी है। वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, मेरे केस की फाइल में भी लगा हुआ है, मेरे पास भी मौजूद है। अब अगर आप एक ही मौजू पे बार बार इन्वेस्टिगेट करना चाहें तो बादशाह हैं, आपको कौन रोक सकता है। आपको इत्मीनान है कि आपके साथ कल जाएंगे तो इंसाफ होगा, कसूर हो तो सजा मिले, ना कसूर हो तो बिल्कुल बताया जाए कि ख्वाजा साहब को आज हमने क्लीन चिट दे दी। उनको बागी करार दिया किया थी। मैंने खुद बहुत से ऐसे केसेस फेस किए अपनी जमाने में, अब ये फेस कर तो गुनाह कर लिया बस सियासत में आने का, तो अब क्या करें। इंतखाबी नताइज से मुतमईन है, जितने वोट्स आपको मिले या जितने मार्जिन से आप जीते उससे खुश हैं, कंफर्टेबल हैं, इतना ही होना चाहिए? नहीं ज़्यादा होना चाहिए। उसमें जो मेरे मद्दे मुकाबिल हैं वो उनका अपना भी एक रोल रहा है। मैं ऐसे किसी और पे इल्ज़ाम धर दूँ क्योंकि वो ज़ाहिर है उनके पास बहुत दौलत है, उन्होंने उसका बेमुहाबा इस्तेमाल किया है। खुल्लम खुला शनाख्ती कार्ड, खुल्लम खुला से मुराद हज़ारों की तादाद में खरीदे हैं। हर इलाके से खबरें आ रही थी कि उनके जो नुमाइंदगान है वो पैसे लेके घूम रहे हैं, शनाख्ती कार्ड खरीद रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं। तो और फिर उनके पास पूरा टाइम था इलेक्शन कैंपेन के लिए। मैं तो आधा दिन ये जो चीज़ें मेरे पीछे लगाई गई हैं इनसे मुर्दा आजमा होने में और कानूनी मशवरे करने में गुजार देता हूँ। शाम को कैंपेन करता था, तो अगर मेरे भी हाथ पाँव खुले होते और मैं भी पूरी इलेक्शन कैंपेन करता, ये 20,000 से कम ना होती थी। लेकिन जो अल्लाह ताला ने करम फरमाया, मैं उस पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। बुनियादी बात यह है कि इतने ऑड्स के होते हुए भी अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। तो मैं तो आजिज़ी के साथ अल्लाह के हज़ूर अपना सर झुकाता हूँ। जिसने जो किया वो जाने, अल्लाह जाने। ख्वाजा साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को एक पोलिटिकल स्पेस मिली है, कोई 3 कौमी की और 6 सूबाई नशिस्तें हैं जो आपने पहले नहीं जीती थी जनरल इलेक्शंस में, अब आपने जीत ली हैं, तो आपको लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में आपकी जो पार्टी पॉलिटिक्स है उससे मजबूत होगी, आगे चलेगी? तो आप एक बड़ा चैलेंज दे सकते हैं तहरीक इंसाफ को? मेरा ख्याल है कि जाहिर है कि नशिस्तें मिलने से PMLN के मौक़िफ़ को तक़वियत तो ज़रूर मिली है, लेकिन आगे चल के क्या होगा इसका बहुत ज़्यादा दारोमदार PTI की हुकूमत और इमरान खान साहब के अपने रवैये पर है। अगर तो वो यही कुछ करेंगे जो अब कर रहे हैं तो फिर मेरे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो ना सिर्फ ये कि अपनी टर्म शायद पूरी ना कर पाएँ, कोई हादसा ना करवा दें। तो मैं तो इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को ये मशवरा दूंगा कि वो अपने पूरे प्रोग्राम को रिविजिट करें और बजाय अपोजिशन से दस्तों गिरबान होने के, वो लड़ना है तो वो गुर्बत, जहालत, पसमानदी की, बेरोजगारी और जो डिसऑर्डर मुल्क में क्रिएट हुआ है बदकिस्मती से, उससे लड़ें, मुल्क की फिक्र करें। और जो पार्लियामेंट है अगर वहाँ आपस में लड़ाई छिड़ जाएगी तो मुल्क को वो क्या चलाएंगे? तो मुल्क चलाना भी उनकी जिम्मेदारी, बुनियादी बात। आपने एक पहला जो जुमला बोला, मुझे कभी PMLN से ऐसा जुमला सुनने को नहीं मिला। आपने कहा अगर सियासी तदब्बुर का मुजाहरा करेंगे तो टर्म कंप्लीट भी कर सकते हैं, बल्कि और भी आगे जा सकते हैं। ये मैंने कभी सुना नहीं है कि सीनियर लेवल से PMLN से या किसी ने कहा हो कि इमरान खान टर्म पूरी करके और भी आगे जा सकते हैं। आपका ख्याल है कि अगर वो सियासी फरासत का मुजाहरा करते हैं, कोई अक्लमंदी से चलते हैं, तो ये मुमकिन है कि वो टर्म भी कंप्लीट करें और आगे भी दोबारा भी मुंतखब हो जाए? एकदम नबी मलिक साहब, मैं अपनी जमात का पाबंद जरूर हूँ, लेकिन मैं एक आज़ाद आदमी हूँ, ये सबको पता है इस बात। और मैं अपने वालिद जो है वो मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ इसलिए हूँ कि जो बात मेरे वालिद साहब 50-60 साल पहले और उनके साथी कह रहे थे, हुसैन शहीद सरवर्दी, वो बात नवाज शरीफ साहब ने पूरे जोर के साथ की। किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए कि मेरी उनके साथ अटैचमेंट उसी फिक्र और उसी फिक्री और सियासी जद्दोजहद की बुनियाद पे है। सो बाज़ औक़ात नहीं बल्कि बस औक़ात ऐसा हुआ है कि जमात जो है वो उसकी तरफ से कोई बात आई है तो मैं बतौर एक
सियासी कारकुन के समझता था कि वो ठीक है या बात ठीक नहीं। मसलन यूसुफ गिलानी साहब को जब निकाला गया था तो आप गवाह हैं कि मैं अपनी पार्टी में वो वाइट वॉइस थी जिसने कहा था ये गलत हुआ। मैं तो जहांगीर तरीन साहब के साथ जो हुआ उसकी भी हमायत नहीं करता। हमें अपने रवैये सबके लिए एक जैसे करने पड़ेंगे। अगर हमारे रवैये अपने लिए और दूसरों के लिए और होंगे तो खराबी होगी। इमरान खान साहब का मैंडेट मैं तस्लीम बिल्कुल नहीं करता, इसलिए नहीं कि वो मुझसे लड़े हैं, तो इतना बड़ा इशू नहीं है, हो गया, वो गुजर गया, वो माजी का किस्सा बन गया। फिर अजीम मलिक साहब उन्होंने एक पार्टी बनाई है, जैसे भी बनाई है, जो भी करके बनाई है, वो उसकी भी मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। अब अगर वो उस पार्टी को जिंदा रखना चाहते हैं तो वो अच्छी सियासत और जमहूरी सियासत करनी पड़ेगी। दस्तों गिरेबान हो जाएंगे तो बहुत जल्दी फारिग हो जाएंगे। ये फैसला उन्होंने करना है। पीपीपी और पीएमएलएन हम ये सबक सीख चुके हैं। पीटीआई जितनी जल्दी सीख लेगी मुल्क के लिए, जमहूरी निजाम के लिए, उनके अपने लिए बेहतर है। नहीं सीखेंगे तो अपना भी नुकसान करेंगे और निजाम का भी नुकसान करेंगे। ये सादा सी बात है। ख्वाजा साहब कल कोशिश करूंगा जब आपकी नैब की पेशी हो जाए तो आपसे दरख्वास्त बात कर पाऊंगा, क्योंकि कुछ ये लीगल अफेयर्स हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे जाहिर है कुछ पूछता है, कुछ बताता है, कुछ बंदा सोचता है। 18-19 साल पहले की कोई बात 20 साल पहले की पूछे तो एक बार तो पूरा दिमाग जो उसको पीछे लेके जाना पड़ता है। बाज़ औक़ात फिर भी याद नहीं आता कि क्या था क्या नहीं था। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरे साथ इंसाफ किया गया, जो अभी तक तो मुझे इंसाफ नहीं मिला, अगर किया गया तो वहाँ कुछ नहीं है, और अगर इंसाफ ना मिला तो फिर अल्लाह जाने, तो वो लोग जाने, जो भी कोई लोग हैं जो इंसाफ नहीं होने देना चाहते, वो फिर उनका और अल्लाह का मामला है, वो फैसला कर देंगे। जो सलमान साहब का मामला, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, मैं उससे पूरे से वाकिफ़ नहीं हूँ क्योंकि वो सियासत में आपसे बाद में दाखिल हुए। सिंगल लाइनर ये है कि सलमान रफीक मेरा भाई है और मेरा सगा भाई है और हम दो ही भाई हैं, तो इतना गुनाह काफ़ी नहीं है क्या? अल्लाह आपको खुश रखे जी, खुश रहिए दोनों, और आपके साथ इंसाफ हो, जो भी हो शफाफियत के साथ हो, किसी ऐसे छुपे तरीके से ना हो कि जिसको क्वेश्चन करें। जो भी एविडेंस पेश हो वो कोर्ट ऑफ लॉ में अप होल्ड हो जानी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसके ऊपर शकूक व शुबात हों, गेस वर्क को प्रिज्यूम किया जाए। तो ये ख्वाजा साहब मैं आपके लिए दुआ गो कि आपके साथ सही से इंसाफ हो। बड़ी मेहरबानी नदीम भाई, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। नवाज़ शरीफ साहब का एक बयान सुनवा दें जो आज वाला है, फिर ब्रेक की तरफ चलते हैं। पहले ख्वाजा बयान सुनवा दें नवाज़ शरीफ साहब का। मैं पाकिस्तान के अवाम का भी बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमें सरफराज फरमाया और हमारी तवक्कुआत से बढ़ के कल फतह हमें दी। पहले 50 दिनों में या पहले 60 दिनों के अंदर अंदर इस तरह का रिज़ल्ट नक़ल पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा आया है कि यकसर सब कुछ बदला। जबकि आप जानते हैं कि मैं जेल में रहा हूँ, शहबाज साहब जेल में हैं, नैब की कैद में हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के साथ जो कुछ किया जा रहा है, जो सलूक हो रहा है, और मैं और शाहिद खाकान अब्बासी साहब हम गद्दारी का मुकदमा भुगत रहे हैं। जी, ये नवाज़ शरीफ साहब का बयान है जी। उनकी रिहाई के बाद कैमरा के ऊपर ये डिटेल स्टेटमेंट थी और इलेक्शन के ऊपर रद्दमल था। मेजर ताहिर सादिक साहब, एक आम तासुर यह है कि अटक वाली कौमी असम्बली की नशिस्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजर ताहिर सादिक साहब की नाराज़गी की वजह से हार गई, और ये तासुर सिर्फ अटक के ऊपर नहीं है। ख्वाजा साद रफ़ीक के हलके में जो कैंपेन रन कर रहे थे वलीद इकबाल कर रहे थे, बाद में टिकट हुमायूं अख्तर ख़ान को दिया गया, तो उसके ऊपर भी एक डिवीज़न मौजूद थी। स्वात में जहाँ से चीफ़ मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं वहाँ पार्टी तकसीम थी, पार्टी तकसीम के नतीजे में सूबाई की नशिस्तें दोनों हार गए। तो ये एक हमें पूरा सिनेरियो नज़र आता है जिसमें एक मिस मैनेज्ड अफेयर नज़र आता है। तो मेजर ताहिर सादिक साहब हमारे साथ हैं जिन्होंने जनरल इलेक्शंस के अंदर 2 कौमी की और 1 सूबाई नशिस्त जीती थी। उन्हीं की खाली की हुई नशिस्त के ऊपर ये बाई इलेक्शन था, एक इन्होंने रिटेन की हुई और दूसरी 56 वाली खाली की थी इन्होंने। इसके साथ मिफ्ता इस्माइल साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बिल्कुल आखिरी अयाम के अंदर, उनसे पूछेंगे कि आजकल जो कुछ चल रहा है, स्टॉक मार्केट 36 पे आ गई है, 52 पे थी, रुपया इन्होंने डिवैल्यू करना शुरू किया था और इन्होंने कहा कि वो जो अप्रोच हमने अपनाई थी वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन अब तो लगता है ब्रेक ही नहीं लग रही। तो ये दोनों बातें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए मेजर ताहिर सादिक साहब भी और मिफ्ता साहब भी आपको खुशामदीद कहता हूँ। पहले ताहिर सादिक साहब से आगाज़ करते हैं। ताहिर सादिक साहब, आपकी क्या नाराज़ी हुई कि वो कौमी असम्बली की नशिस्त नून लीग ले गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, मेरी कोई नाराज़गी नहीं थी। मैं समझता हूँ कि हमने अटक के अंदर पीटीआई के हवाले से जो रिज़ल्ट दिया, अल्लाह के फजल व करम से 100% रिज़ल्ट था।
मैं दोनों सीटों पे, नेशनल की और प्रोविंशियल की एक सीट पे भारी अक्सियत से कामयाब हुआ। जनाब इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर 5 सीटें जीतें, मैंने नंबर 2 था अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में 3 सीटों पर कामयाबी हासिल की। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कहने में मैं आपको बताने में हक बजानब हूँ कि वायद मैं पाकिस्तान के अंदर वो शख्स हूँ जिसने एक ज़िले के अंदर 3,75,000 वोट उठाए। लेकिन जिसे आपने 60,000 वोटों से शिकस्त दी थी, जिसे 60,000 वोटों से आपने शिकस्त दी थी, उसी की अब आपने हमायत कर दी, वो क्यों? नहीं, मैंने कतई तौर पे हमायत नहीं की। वजह ये बनी कि पार्टी ने जब गलत शख्स को टिकट दिया, मलक खुर्रम, आपको पता होना चाहिए कि 25 जुलाई के इलेक्शन में नून लीग के स्टेजों पे खड़ा होकर इमरान खान साहब के बारे में और पार्टी के बारे में बहुत ही नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता रहा, और उस शख्स को 1 माह के अंदर पार्टी के टिकट पर लाया गया, और वो अभी तक आज भी उसने पीटीआई का फॉर्म नहीं भरा, वो पीटीआई का मेंबर नहीं है। लोगों में बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट आई। तो आपका ख्याल है ये बैड चॉइस थी, इमरान का गलत फैसला था जिसके नतीजे में ये सज़ा मिली? इमरान खान साहब का फैसला गलत नहीं था। इमरान साहब को गाइड करने वाले लोगों का, किसने गाइड किया? जो लोग उनको गाइड कर, ये बेशुमार ऐसे लोग थे जो ये नहीं चाहते थे कि मेजर ताहिर सादिक जो है वो अपनी जो बरतरी को बरकरार रख सके। मेजर साहब, आपका मैच चल रहा था मलिक अमीन असलम से, आपका मलिक अमीन असलम से मैच चल रहा था जी। मलिक अमीन असलम अपना बंदा, आप अपना बंदा, इस चक्कर में आपके हाथ से सीट ही चली गई, और आपके बैनर्स के ऊपर जो फ़ोटो है उसकी सुहेल खान की, उसके साथ मेजर ताहिर सादिक की फ़ोटो के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। जो बैनर उन्होंने लगाए, एक तरफ मेजर ताहिर सादिक को उन्होंने लगाया, दूसरी तरफ अपनी फ़ोटो छापी। देखें, बात ये है नदीम साहब, अगर आपका कोई फ़ोटो लगा लेता है और आपको पता ही नहीं कि किसी ने आपका फ़ोटो लगाया हुआ है, तो अरे मेजर साहब, मैं कल आपके इलेक्शन के ऊपर तबसरा करते हुए कहा था कि ये मेजर ताहिर सादिक जीते हैं, ये नून लीग नहीं जीती है, तो वो आपको क्रेडिट जाता है उस चीज़ का, क्योंकि आप उस हल्के में बड़े पावरफुल हैं, ताकतवर हैं। नहीं, आप क्रेडिट नहीं नदीम साहब, आप बात को गलत तरफ लेके जाए। मुझे क्रेडिट नहीं जाता, मुझे डिसक्रेडिट इसलिए जाता है कि पार्टी ने मेरी बात नहीं मानी और पार्टी ने मुझसे पूछा तक नहीं, ऐसे शख्स को खड़ा कर दिया जिसके खिलाफ शदीद नफ़रत का इज़हार किया पूरे अटक के लोगों ने, और आपने नतीजा देखा। और अगर मैं पीटीआई के साथ ना होता तो 10,000 वोट भी ना ले पाते। हक़ाइक़ हैं ऑन ग्राउंड, आप लोगों से जाकर पूछें। एक हमारे पास आपका वीडियो स्टेटमेंट है, मैं दिखाऊंगा नहीं, पंजाबी के अंदर वो आपने तकरीर की हुई है, अपने बस लोकल लैंग्वेज, उसमें आपका वो डायलेक्ट सारा नज़र आ रहा है, जिसमें आप तनकीद कर रहे हैं कि किस तरीके से इमरान खान ने गलत टिकटों की तकसीम का फ़ैसला किया, जिसके नतीजे में ये कुछ हुआ। तो मैं दिखा नहीं रहा, वो बस आपको वैसे बता रहा हूँ। तो आपकी डिस्प्लेयर, आप बेशक दिखाएं, आप बेशक, आपकी डिस्प्लेयर जो है वो कायम है इस इशू के ऊपर। नहीं, मैं आपको अब भी कह रहा हूँ कि टिकट का फैसला बिल्कुल गलत हुआ है, और ख़ान साहब से मेरी 6 दिन पहले, इलेक्शन से 6 दिन पहले जब मेरी उनसे मुलाकात हुई है, तो उन्होंने भी रियलाइज़ किया है कि वाकई हमसे गलती हुई, हमने टिकट गलती है। जब आपकी मुलाकात हुई, मुझे लगा कि उसमें मामला फहमी हो गई थी जब आपकी इमरान खान से मुलाकात आखिरी हुई है, लेकिन तब तक देर बहुत हो गई थी। मामला फहमी हो गई लेकिन देर बहुत हो गई थी, गेम हाथ से निकल गई थी। नहीं, क्योंकि टिकट दे दिए जा चुके थे, कंपेन चल रहा था, कंपेन आखिरी हिस्से में था। मतलब ये मेरी जो मुलाकात हुई गालबन 4 को या 5 को उनसे मुलाकात हुई है, इलेक्शन 14 को था, और टिकट वापस नहीं लिए जा सकते थे उस स्टेज पे, लेकिन ही आल्सो कंसीडर्ड कि जी वाकई ये जो है टिकट गलत दिया गया। और जब भी आप कोई गलत फैसला करेंगे, पब्लिक कोई किसी की मोहताज नहीं है, पब्लिक किसी की कोई वो क्या कहते हैं लौंडी नहीं है कि जिस तरह आप कहेंगे तो लोग उसी तरह करेंगे। लोग अपना वो क्या कहते हैं अपने ख्यालात रखते हैं, अपने ही चॉइसेस रखते हैं, और वो इसी तरह फैसला करते हैं। लेकिन एक चीज़ के ऊपर तो राय दीजिए, ज़रा खुल के राय दीजिए। तहरीक इंसाफ को मुझे लगता है कि जो इलेक्शन साइंस है ना, उनका एक चीज़ पे रिलायंस होता है, इमरान खान को आगे करें, जल्द से जुलूस करें और उनके पीछे पीछे वोट आ जाएगा। ये जनरल इलेक्शन में तो साइंस काम कर सकती थी, लेकिन अब वो खुद प्राइम मिनिस्टर हैं। लाहौर वाले हल्के में आपकी डिवीजन हुई, वलीद इकबाल एक तरफ खड़े हैं, हुमायूं दूसरी तरफ खड़े हैं। आपकी बन्नू वाले हल्के में तकसीम हुई, आपकी स्वात वाले हल्कों में तकसीम हुई, फैमिली के अंदर से ही 2-2 बंदे खड़े हो गए, आपने सारी जगहों शिकस्त खाई।
डीजी खान से अभी आपकी वो लड़की जीत के आई थी ऐसी कंजर्वेटिव एक जगह से ऊपर, वहाँ से आपने उस सूबाई की नशिस्त हार दी। तो पार्टी जो है इलेक्शन साइंस से नावाकिफ़ है या क्या इशू क्या है? पावर सेंटर ज़्यादा है पार्टी के अंदर? नहीं, मेरी आपसे सबमिशन ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं जो ज़िले के अंदर बैठे हैं, आप देखें, मैं सारा कुछ जब छोड़ के पार्टी में शामिल हुआ 2017 नवंबर में, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी को ज़मीन से उठाया और आसमान पर ले गए। हमने 100% रिज़ल्ट दिया। तो भाई आप कम अज़ कम उस शख्स को बुलाकर पूछ तो लें, चलें आप मेरे बेटे को नहीं करना चाह रहे, मत करें, मुझे इससे ये दिलचस्पी नहीं है कि मुझे सीट चाहिए। सीटें तो हमने यहाँ कुर्बान की हैं, शौकत अजीज़ को यहाँ से बनवाया, चौधरी परवेज़ लाई साहब को इस ज़िले से कामयाब करवाया। हमें सीटों से दिलचस्पी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि पब्लिक का जो मैंडेट है, पब्लिक जो ख्वाहिश रखती है, पब्लिक जिन लोगों से प्यार करती है, पब्लिक जिन लोगों के पीछे चलती है और जान देने के लिए तैयार है, कम अज़ कम उनसे आप फीडबैक तो ले लें कि भाई किसको लाना चाहिए, किसको नहीं लाना चाहिए। एक नून के आदमी को आप उठा कर ले, ये तो मुकाबला नून का था, सुहेल भी नून का था, खुरम भी नून का था, लोगों ने दोनों में से एक को सिलेक्ट कर लिया। मेजर ताहिर सादिक का उसमें क्या कसूर है? अगर कोई शख्स बैनर लगा लेता है मेजर ताहिर सादिक का नाम इस्तेमाल करके या फ़ोटो लगा के, मेजर ताहिर सादिक साहब क्या कसूर है? मैंने किसी को कहा कि मेरा बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ शामिल हुए। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो मिफ्ता इस्माइल साहब से पूछेंगे ये इक्तिसादी मैदान में जो कुछ हो रहा है। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ हैं। मिफ्ता साहब, आपने क्या करके गए हैं जी? तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं ख़जाना खाली है, हमारे से तो कुछ मामला तभी संभाले नहीं जाने, IMF के पास भी जाना पड़ेगा, रुपए को ब्रेक नहीं लग रही, मांगे तांगे के रिजर्व हैं, स्टॉक मार्केट आपकी कोई 16,000 पॉइंट नीचे गिर चुकी है। क्या हुआ, क्या है, क्या करके गए हैं आप? नदीम भाई, हमें तो गए हुए अब तकरीबन 4.5 महीने हो गए, तो ये तो कोई बहुत ज़्यादा अजीब सी बात है कि मार्केट आज गिर रही है और हम 4.5 महीने पहले चले गए और उसको आप अगर इल्ज़ाम उस पर रखते हैं, धरते हैं, इस्लाम तराशी करते हैं, तो ये तो थोड़ी ज़्यादती है। मेरे ख़्याल से जब PTI वाले आए तो उनको समझ में नहीं आई कि ये अपोजिशन में नहीं हैं और अब हुकूमत में आ गए हैं, और जितना हो सके इन्होंने इमरान खान से लेकर तमाम वज़राओं ने, इनके स्पोक्समैन ने इकॉनमी को, मईशत को बुरा भला कहा। सिर्फ हम पे मुस्लिम लीग नून को बुरा भला कहने के लिए अपनी इकॉनमी को इन्होंने बुरा कहा। ये कहना कि ख़जाना खाली है इज़ अ मीनिंगलेस सेंटेंस। आई मीन ये मज़ाक़ खेज़ बात है। मतलब हुकूमत पाकिस्तान की रोज़ की आमदन 15 अरब रुपए है औसतन हर वर्किंग डे पे। 4,500 अरब रुपए, अब तकरीबन या 4300 अरब रुपए हम टैक्स लेंगे, 1000 अरब रुपए इसके अलावा हमारी इनकम होगी। तो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के 5,500 अरब रुपए जो हुकूमत कमाएगी इस साल, जो टैक्स में वसूल करेगी, उसका आप कैसे कह सकते हैं कि ख़जाना खाली है? सर, आपको भी मालूम है कि जब ख़जाना खाली करने की जब बात करी जाए तो पाकिस्तान में मसला रुपए का नहीं होता, वो आप किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, बैंकों से भी कर्जे ले लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज आपको डबो रहा है, आपने चाइना से पैसे लिए हुए हैं, आपने स्वाप करके 8-9 अरब डॉलर की रिज़र्व बता रहे हैं, जो एक्चुअली है वो भी हमारी नहीं है, लेकिन 1.5 माह की इम्पोर्ट बिल के मुश्किल से कवर करती है ये। मैं नदीम भाई ऐसे आपको रेफरेंस दूं कि जब डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे फरवरी 2014 में 2.4 बिलियन डॉलर्स रह गए थे, सिर्फ 2.4। हम तो फिर भी 10 बिलियन डॉलर्स स्टेट बैंक में छोड़ के गए थे और 6 बिलियन डॉलर्स और लिक्विडिटी थी हमारे डॉलर्स की बैंकों के अंदर, तो 16 बिलियन की बात कर रहे थे। हम 2.4 बिलियन में थे और जाके हम पीपल्स पार्टी को और दुनिया को बुरा भला नहीं कह रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे कि अपने मुल्क को अच्छा करें। अब जब हम आए थे तो उस वक्त इकॉनमी की आउटलुक मूडी, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स वगैरह नेगेटिव दे रहे थे। कुछ अरसे बाद उन्होंने न्यूट्रल दी, फिर पॉजिटिव दी। अभी कुछ अरसे पहले तक मूडी ने रिपोर्ट दी, फिच ने रिपोर्ट दी कि पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छी है, ठीक है, करंट अकाउंट का क्राइसिस है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं तो कभी डिनाई नहीं किया। और उसी लिए मैं जिस साल मैं 5 महीने जब मिनिस्टर था तो मैंने 2 मरतबा डिवैल्यू भी करा इलेक्शन ईयर में, जो कि एक पॉलिटिकली सही नहीं होता, लेकिन मैंने कहा इट्स द राइट थिंग टू डू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इससे पहले या उसको बाद का वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने वक्त पे मैं समझता था कि वो मैंने सही किया।
उसके बाद केयर टेकर ने भी कर दिया, 125-30 हो गई थी। उसके बाद इन्होंने जब पीटीआई वाले आए तो वापस खिंचवाई, और लोग इन्होंने, इमरान खान आया, देखो डॉलरों की बारिश हो जाएगी, वापस खिंचने लगी। खान साहब अपनी तकारीर में बोलता था कि हम भीख मांगने नहीं जाएंगे कभी IMF से, यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की डॉलरों की बारिश हो जाएगी। गलत बयानी इनके स्पोक्समैन करते हैं कि 10 बिलियन की कोई US स्टेट की रिपोर्ट है, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग होती है, और वो हम रोकेंगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि मनी लॉन्ड्रिंग किसको कहते हैं, किस तरह पैसे बाहर जाते हैं, और उसको रोक लेंगे, वो ले आ जाएंगे जैसे कि उनके पैसे हैं। वो हुकूमत के पैसे नहीं हैं जो जा रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर के लोग जो है वो पैसे बाहर भेज देते हैं, और वो जो बाहर से रेमिटेंस आता है वो हवाला हुंडी के थ्रू आता है। मतलब ऐसी ऐसी अजीब अजीब बातें करी हैं। 10 बिलियन डॉलर आपके पास थे, 1.5 महीने के पैसे थे। हम जब आए थे तो 3 हफ्ते के पैसे रह गए थे। हम 6 हफ्ते, 6.5 हफ्ते, 7 हफ्ते के पैसे थे। आप उस पर तामुल के साथ बात करते। आपने आज गैर मुल्की सरमायाकार का पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंस को खो दिया। आपने लोकल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस को खो दिया। 47,000 पे मार्केट थी जिस दिन शाहिद अब्बासी ने रिज़ाइन किया एज प्राइम मिनिस्टर, आखिरी दिन हमारी 47,000। ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है पीटीआई आने के बाद कि 11,000 मार्केट गिर चुकी है? आज तो 36,000 पे आ गई है, 1,000 पॉइंट आज गिर गई है। फिर मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। हुमायूं अख्तर खान भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, पाकिस्तान के साबिक ट्रेड मिनिस्टर भी रहे, और ये लाहौर वाले ख्वाजा साद वाले हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी थे। हुमायूं साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप तो पूरी उम्मीद थे कि 15-20 हज़ार वोटों से जीतेंगे, आप 10,000 वोट से हार गए, क्या हुआ? नदीम, बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि जब इलेक्शन आखिरी दिन कैंपेन ख़त्म हुई है तो हम तो बहुत पॉजिटिव थे, क्योंकि हम साद रफीक पीक आउट पहले कर चुके थे, नीचे जा रहे थे, हम ऊपर हमारा ग्राफ जा रहा था, लेकिन बहुत में कामयाब नहीं हुई। मामला तो आपके हाथ से निकल गए, मिसमैनेज। नहीं, ये शायद नहीं कहा जा सकता नदीम, लेकिन सर्टनली या तो ये ब्यूरोक्रेसी की चली है पार्टी को, मैं समझता हूँ हुकूमत को ये रियलाइज करना चाहिए। सर, ये बड़ी पुअर लॉजिक होती है। आप पता है सारी उम्र आप हुकूमत में वजीर रहे हैं, जब कभी किसी का मुद्दा किसी और पे डालना होना तो कहते हैं ये ब्यूरोक्रेसी कर गई जी, सानू तो पता ही नहीं लगा। ये कमजोरी की निशानी होती है जी। नदीम देखें, वो हमें ये जो हमने कुछ इकदाम उठाया ये हमें इस वक्त नहीं लेने चाहिए। कौन कौन से सर? इससे हमारा बाय इलेक्शन बड़ा सीरियसली, कौन कौन से इकदाम नहीं लेने चाहिए थे? इससे हमारा बाय इलेक्शन बहुत सीरियसली इफेक्ट हुआ। कौन से इकदाम नहीं लेने चाहिए थे? तरीका होता है जी इकदाम लेने का, उसकी टाइमिंग का तरीका होता है। ये जो लिया गया जिस वक्त लिया गया, इससे तो बहुत नेगेटिव इफेक्ट हुआ। तो यू आर नॉट हैप्पी अबाउट द वे द एक्सचेंज रेट इज मैनेज, उसके ऊपर आप खुश नहीं है? एक्सचेंज रेट तो नदीम, एक्सचेंज रेट का जो अभी महंगाई पे फर्क पड़ रहा है, ये तो 3-4 महीने पहले का एक्सचेंज रेट जो एडजस्ट हुआ है ना जी। मतलब 105 से जब 125 पे गिरा, अभी महंगाई तो वो आ रही है। अब 125 से आगे जो गिर रहा है इसकी महंगाई तो आगे और ज्यादा आएगी, लेकिन बाय इलेक्शन पे पुराना जो डिवैल्यू हुआ है उसके फर्क पड़ा है जी। तो सर फिर आप अपनी हुकूमत को किस चीज़ का क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं? तो फिर आप मिफ्ता साहब को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी हुकूमत के मामला से खुश नहीं है। आई नो दैट। मिफ्ता साहब का नाम तो नहीं ले रहा ना। आप अपनी हुकूमत से भी खुश नहीं है, आप नालायक हैं। हमारे दोस्त हैं जी, मैंने तो कहा कि ये डिवैल्यूएशन जो है वो नून लीग के आखिरी जो चंद माह थे उसमें शुरू हो चुकी थी। अभी मिफ्ता साहब ने खुद फरमाया ये नहीं, वो दुरुस्त फरमा रहे हैं। 125-30 से आपने तो कहा था कि इमरान खान आए, अब दुनिया सारी से पैसों की बारिश होनी है, इसको 121-22 पे ले लो। डॉलर मार्केट से गायब हो गया था, रुपया 121 पे आ गया था। अभी नदीम 2 महीने नहीं हुए, जरा टाइम ज्यादा थे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो इक़दाम हैं इसकी टाइमिंग जो है उससे हमारा बाय इलेक्शन मैं समझता हूँ नंबर 1 फैक्टर है जिससे हम हारे हैं। अब हालांकि मैं कुछ बच गया हूँ, मेरा जो स्विंग है वो 9,100 का है इसकी वजह से, लेकिन हम बहुत बड़े फर्क पड़े हैं जी इलाकों में। जब आपने नाम लिए बगैर अपनी हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है, किसी मिनिस्टर का नाम नहीं लिया आपने, प्राइम मिनिस्टर को भी बचा लिया आपने, लेकिन मिफ्ता साहब आपने मैसेज बिटवीन दी लाइन्स बड़ा क्लियरली पढ़ लिया है कि वो टारगेट किया है उन्होंने कि इक़्तिसादी मामला अच्छे से संभाले नहीं गए। जी जी जी। पीटीआई एक नई पार्टी है और मैं अभी कोशिश करूंगा और चेयरमैन से भी बात करूंगा कि इसकी तंजीम ग्राउंड पे बड़ी फाल किस्म की बननी चाहिए। इस वक्त ये है जी कि जो कैंडिडेट है उसकी जो तंजीम है वही तंजीम है पार्टी की भी। पार्टी की अपनी एक तंजीम होनी चाहिए जी, ब्लॉक कोड लेवल तक तंजीम होनी चाहिए जो कि पार्टी को फिर चलाती है और इलेक्शन लड़ाती है और पार्टी का वोट बैंक बनाती है। ये एक कमी मैंने दूसरी कमी महसूस की, लेकिन ये कमी
मेरी जो कमी रह गई उसका बायस नहीं बनी। मैं समझता हूं कि हम इस पे भी निकाल जाते। आखिर हमने 50,000 वोट साद रफीक के खिलाफ लिया, 9,000 का फर्क रह गया, लेकिन जो हम हारे हैं इलेक्शन उसकी बुनियादी वजह ये महंगाई थी। अब मेरे ख्याल में मिफ्ता साहब आप अच्छे से इसका जवाब दे सकते हैं। इक्तिसादी मामलात संभालने में कामयाबी ना होना जो है ये बाई इलेक्शन में हार का सबब बना? नहीं, वो संभालने नहीं, महंगाई जो नतीजा निकला है ना जी। तो सर महंगाई, आप मामलात ना संभाले तो फिर महंगाई होती है ना सर? मिफ्ता साहब, वो हुमायूं भाई इतना अच्छा बोल रहे हैं कि आई शुड जस्ट स्टे क्वाइट एंड लेट हिम टॉक। वी शुड जस्ट स्क्रैच हिज। नहीं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेकिन एक ये बात जो है ना हुमायूं भाई की, ये बात एकदम आई थिंक दुरुस्त है कि एक्चुअली इनके हलके में तो इनका 4% का स्विंग आया। अगर 2 वे वोट देखें साद रफ़ीक का और हुमायूं अख्तर का, तो साद रफ़ीक को 54.5% वोट मिले, इनको 45% वोट मिले, तो 9% से। लेकिन जो PTI के ख़िलाफ़ स्विंग हुआ है वो 14.5% का हुआ है। अब ये जो हमेशा एक्सक्यूज़ होती है कि कैंडिडेट सही नहीं था, ये नहीं था, ये PTI ने जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हारी तो भी ये मसला था, जो भी इलेक्शन हारते थे बाई इलेक्शन, वो हमेशा PTI की एक्सक्यूज़ होती है कि कोई गड़बड़ हो गई, कोई वजह हो गई। लेकिन सच्ची बात यह है कि जब आप कराची में भी आपके ख़िलाफ़ स्विंग हो रही है, लाहौर में भी आपके ख़िलाफ़ स्विंग हो रही है, मुल्तान में भी आपके ख़िलाफ़ स्विंग हो रही है, डेरा गाजी खान में भी आपके ख़िलाफ़ स्विंग हो रही है, अटक में भी आपके ख़िलाफ़ स्विंग हो रही है, इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी में भी आपके ख़िलाफ़ स्विंग हो रही है। ये वो एरिया हैं नॉर्थ पंजाब के जहाँ पर ये 16 में से 16 सीटें जीते थे, साउथ में वो सीटें जीते थे, वहाँ से स्विंग हुई। कराची में जो इनको जो पजीराई मिली है, मेरे ख्याल से इस बार तो पूरे पाकिस्तान में कहीं लेकिन मिफ्ता साहब ये से PTI को इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है आप उसको इंडोर्स कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये स्विंग विंग आई है, बड़ा साफ सुथरा साफ शफाफ इलेक्शन था, कोई ठप्पे शप्पे नहीं मारे, कोई खिलाई मखलूक नहीं चली, कोई RTS ने गड़बड़ नहीं की, तो यू आर गिविंग क्रेडिबिलिटी टू दैट प्रोसेस कि ओके ठीक था। ये नदीम भाई देखिए, कहीं से आपको आवाज़ नहीं आई जहाँ से हम हारे हैं या जहाँ से हम जीते हैं कि हमारे किसी पोलिंग एजेंट को कहा गया हो कि मियाँ तुम चले जाओ यहाँ से, या पोलिंग एजेंट को कहा हो कि तुम दूसरे कमरे में बैठ जाओ, हम यहाँ पे गिनती करेंगे। ये कहीं से आवाज़ नहीं आई। थोड़ी देर RTS का रुकने की आवाज़ आई थी, लेकिन सारे जो फैसले जो नशिस्तें थी उनके रिज़ल्ट जो थे वो फ़ौरन तरसील हुए हैं। ये ऐसी 2-2 दिन के बाद रिजल्ट आए। तो तहरीके इंसाफ को आप शाबाश दीजिए कि उन्होंने मैनिपुलेशन नहीं की है। नहीं तो मैं तो इलेक्शन कमीशन ने लास्ट टाइम आई थिंक एक बहुत ज़्यादा नाअहली दिखाई थी। मैं माजरत के साथ कहूँगा कि RTS ख़त्म हो गया और आज तक ये बात नहीं पता चली कि पोलिंग एजेंट्स को क्यों निकाला गया था और उनसे फॉर्म 45 पे क्यों साइन नहीं लिया था। लेकिन मैं उस कंट्रोवर्सी में इस वक्त नहीं पढ़ना चाहता हूँ। पार्लियामेंट्री कमीशन बन गया, वो अपना काम कर लेगा, जो भी जिसके भी जो मेरे अगर किसी के भी मैं आप बाई इलेक्शंस के ऊपर मुतमईन है? वन लाइनर मुझे लग रहा है, देखिए कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कहीं पर भी जहाँ से हम हारे हैं, वहाँ से भी कोई रिपोर्ट नहीं आई। और जो बात मैं करना चाह रहा था कि 14% स्विंग अगेंस्ट PTI हुआ है, जो कि एक रिकॉर्ड है। मतलब ये पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, क्लोजिंग वन लाइनर हुमायूं साहब आपसे भी ले लूँ, क्योंकि गुज़श्ता इंतखाबात के वक्त केयर टेकर्स थे और इलेक्शन कमीशन यही था, अभी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। और मिफ्ता साहब की बातों से तो लगा कि कोई कंप्लेंट नहीं है, इट मीन्स कि ऑल वेल, कुछ ऐसी गड़बड़ नहीं हुई है। मैं बताऊँ जी, जहाँ तक इंतजामिया का ताल्लुक था तो मेरी नज़र में मोरलेस ओवरऑल ये इलेक्शन सही कंडक्ट हुआ है। 2-3 चीज़ें मैं कहूँगा जी। अभी मैं अपने जो मेरे इलेक्शन लड़ाने वाले वर्कर हैं उनमें घिरा बैठा हूँ, तो वेरी डेफिनेटली एक चीज़ सामने आई है कि वोट की खरीद और फरोख्त का काफ़ी एलेबरेट काम हुआ है कल साद रफीक की तरफ से। और नंबर 2, लाहौर में वेरी डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स PMLN ने जो वोटर लिस्ट हैं उसमें 25-25, 30-30 हज़ार हल्के से बाहर का वोट बनाया हुआ है, जो बस इन होता है, जो बसों में लाया जाता है दूसरे इलाकों से। ये 2 चीज़ें तो 100% मौजूद हैं जी, जो हुई हैं कल। मेरे पास ब्रेक का वक्त आ गया जी। हुमायूं अख्तर खान और मिफ्ता इस्माइल साहब, आप दोनों का शुक्रगुजार हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हमारे साथ होंगे। ब्रेक ले लें।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 अपनी कौमी असम्बली की जीती हुई नशिस्तें बाई इलेक्शन में हार दी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने न सिर्फ कौमी असम्बली में अपनी नशिस्तों की तादाद में इजाफा किया बल्कि सूबाई असम्बली की भी अपनी वो नशिस्तें जो गुज़श्ता जनरल इलेक्शन के अंदर वो हार गए थे वो जीत लीं। शाहिद खाकान अब्बासी उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने लाहौर में जाके बाई इलेक्शन में हिस्सा लिया, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और बड़ा अच्छा कन्विंसिंग मार्जिन के साथ फतह हासिल की। खाकान साहब, आपको पहले तो मुबारक पेश करते हैं ये इलेक्शन जीतने के ऊपर। ये फरमाइएगा कि लाहौर में जाके इलेक्शन लड़ना, पहले तो ओवरऑल आपका रद्द-ए-अमल क्या है, इसके ऊपर बता दीजिए। जी, ये पार्टी का फैसला था और नवाज शरीफ साहब का फैसला था, तो उसके मुताबिक यहाँ से मेरी नामजदगी हुई और अल्लाह ताला ने एक भारी फतह जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की कारकर्दगी बाई इलेक्शन में काफ़ी कन्विंसिंग रही है। कौमी असम्बली में भी आपने नशिस्तों में अपनी इजाफा किया और सूबाई असम्बली की नशिस्तों में भी इजाफा किया। बड़ा तगड़े मुकाबला था ख्वाजा साद वाले हल्के के अंदर, क्योंकि इमरान खान की खाली की हुई नशिस्त थी, उसके ऊपर काफ़ी नज़र थी। इसी तरीके से बन्नू के अंदर MMA के कैंडिडेट थे अकरम दुरानी के साहबजादे, ये भी इमरान की खाली की हुई नशिस्त थी। ये दोनों से तहरीक इंसाफ हार गई। इसी तरीके से अटक वाली नशिस्त है जहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट ने फतह हासिल की। तो आप कैसे एनालाइज करते हैं इस बाई इलेक्शन के नतीजे को? ये एक रिफ्लेक्शन है गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर, और कोई हुकूमत भी अपने पहले 2 महीने के अंदर इतना अवाम का एतमाद खोती नहीं है जितना इस हुकूमत ने खोया है। और इसकी बुनियादी वजह जो गवर्नेंस में कमी है, जिस तरह इश्यूज़ को डील किया गया, और जो नाकामियाँ हैं हुकूमत की जो बड़ी वाज़ेह होती जा रही हैं, तो और अवाम पर महंगाई का बोझ है, ये सब चीज़ों ने इकट्ठा होकर, और उससे भी बढ़कर जो एक रिएक्शन पहले दिन से था कि जुलाई के इलेक्शन चोरी किया गया, तो ये सब उसका रिएक्शन है। खाकान साहब, लेकिन एक बड़ा अहम नुकता है, मैं तहरीक इंसाफ के एक साहब को कह रहा था कि आप लोग इलेक्शन की साइंस से नावाकिफ़ हैं और आपकी ये जो क्याटिक सा 2 महीने में आपने टाइम गुजारा है, कभी डॉलर का रेट रुपया ऊपर कभी नीचे, उसका नतीजा नज़र आता है। तो उन्होंने आगे से आर्गूमेंट मुझे दिया, मैं आपसे वही सवाल पूछना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जब जनरल इलेक्शन हुए तो उस वक्त एक निगरान हुकूमत की ज़ेर निगरानी हुए, अब बाई इलेक्शन हो रहे हैं तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, हमने कहीं इंटरफेरेंस नहीं की। क्या आप इस बात से मुतफिक हैं? देखिए, मैंने कल एक सवाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किया था, और वो सवाल ये था कि वो ये बता दें कि पोलिंग स्टेशन का इंचार्ज कौन था। मैं 40 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन पर गया और वहाँ के प्रिजाइडिंग अफसर से मैंने सवाल किया कि ये जो कुछ हो रहा है पोलिंग स्टेशन अंदर, ये आपकी मर्ज़ी से हो रहा है? उन्होंने कहा कि हमारा कोई इख्तियार नहीं है। तो प्रिजाइडिंग अफसर बेइख्तियार थे पोलिंग स्टेशन के अंदर। इसलिए सवाल ये पैदा होता है कि अगर इलेक्शन कमीशन ये इलेक्शन करवा रहा है तो फिर क्या पोलिंग स्टेशन का इंचार्ज प्रिजाइडिंग अफसर था या कोई और था? मैंने जो देखा है तो मुझे प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग स्टेशन का इंचार्ज नज़र नहीं आया। ये जनरल इलेक्शन के अंदर आपकी शिकायत थी, ये बड़ी सीरियस बात है, ये मामूली बात नहीं है। मैं दोबारा आपसे सवाल दोहरा रहा हूँ अपना, मैं पूरा शायद समझ नहीं पाया या शायद मेरे देखने वालों को बात समझ नहीं आएगी, मैं दोहराऊंगा। जनरल इलेक्शन में आपकी जमात की तरफ से शिकायत थी कि खलाई मखलूक जो थी उसके कंट्रोल के अंदर थे पोलिंग स्टेशन, और सीधा सीधा आप नाम लेते थे कि फौजी अफसर को वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है रिपोर्ट कर रहे थे या वो मामलात को संभाल के चला रहे थे। क्या बाई इलेक्शन भी ऐसे ही हुआ या कोई फ़र्क था? जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। मैं यही आपको बात कह रहा हूँ कि मैंने प्रिजाइडिंग अफसर से सवाल किया कि ये जो कुछ पोलिंग स्टेशन के अंदर हो रहा है ये आपके कहने पर हो रहा है या खुद हो रहा है? उन्होंने कहा जी मैं इसमें बेख्तियार हूँ, ये मैंने नहीं प्रोसीजर ये बनाया, ना ही मैं इसका जिम्मेवार हूँ। क्या मैं आपको बता देता हूँ, 2 चीज़ें हो रही थी जी, 2 बुनियादी वायलेशंस थी। एक, जब आप पोलिंग स्टेशन के अहाते में दाखिल होते थे पुलिस की चेकिंग के बाद, तो वहाँ पर एक फ़ौजी जवान आपसे आपके पेपर्स चेक करता था कि आप किसको वोट करने आए हैं, आपका शनाख्ती कार्ड कहाँ पर है। इसकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। फिर जब आप पोलिंग बूथ के अंदर जाते थे जहाँ पर आपको वोट मिलता है, आप निशान लगाते हैं, बैलेट बॉक्स में डालते हैं, वहाँ बैलेट बॉक्स से चंद फुट 1 या 2 फुट के फासले पे एक मुसल्ला फ़ौजी जवान था
मैंने प्रिजाइडिंग अफसर सबसे पूछा कि ये आपने इनको यहाँ पर बुलाया है? उन्होंने कहा नहीं जी मैंने नहीं बुलाया। मैंने उनसे पूछा आपको कोई ख़तरा है इस पोलिंग बूथ के अंदर? उन्होंने कहा जी कि हमें तो कोई ख़तरा नहीं है। तो मैंने कहा आपने बुलाया है इनको यहाँ पर? उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं बुलाया, ये खुद आए हैं। तो मुझे प्रिजाइडिंग अफसर बेबस नज़र आए हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर। तो निज़ाम में ख़राबी है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी वजाहत कर सकते हैं कि उन्होंने ये अहकामात जारी किए या ये प्रिजाइडिंग अफसर ने किए या अज खुद वहाँ पर जो फौज थी वो तशरीफ लाई। अच्छा, एक और बड़ी शिकायत जो जनरल क्योंकि इलेक्शन इससे पहले भी 85 से इलेक्शन हो रहे, जो जनरल इलेक्शन के अंदर एक आप लोगों की शिकायत थी वो ये थी कि 6 बजे के बाद ये जो आपके पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया और इंतखाबी नताइज के हवाले से शिकायत ये थी कि वो फॉर्म 45 या जो भी फॉर्म नंबर था उसका, वो फॉर्म हमें मिले नहीं और नताइज बदल गए और नताइज वक्त पे दिए ही नहीं गए, और वो तस्दीक शुदा जो पेपर की कॉपी देनी थी इंतखाबी नताइज की पोलिंग स्टेशन के ऊपर वो हमें दी नहीं गई और पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया। क्या ये शिकायत अभी भी बरकरार है आपकी? जी ये बात कल भी जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के हलके में और जो रावलपिंडी में NA60 का हलका था वहाँ पर ये शिकायत आई हैं कि पोलिंग गिनती रोक दी गई और कोशिश की गई कि बैलेट बॉक्स में से वोट ना निकले या वो उसकी गिनती ना हो और बैलेट बॉक्स सील करके कहीं और ले जाए जाएं। तो उसकी मुज़ाहमत भी हुई और ये बड़ा सीधा मामला था। 400 के लगभग पोलिंग स्टेशन होते हैं, हर एक इंडिपेंडेंट गिनती होती है और गिनती की कंसोलिडेशन हो जाती है। गिनती क्यों रोकी गई, किसके हुक्म पर रोकी गई, ये सवाल उठते हैं। और फिर बैलेट बॉक्स ले जाने की कोशिश क्यों की गई, तो बहुत से सवाल उठते हैं। और सब सवालों का जो एक कोर इशू है वो यही है कि पोलिंग स्टेशन का इंचार्ज कौन था। मैं बिल्कुल आपको एक बयान दे रहा हूँ, हल्फिया बयान समझें, कि जो मैंने पोलिंग स्टेशन विज़िट किए हैं और ये कल मेरे हलके में तमाम पोलिंग स्टेशन में यही कैफियत थी कि वहाँ का इंचार्ज पोलिंग प्रिजाइडिंग अफसर नहीं था। आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, आपसे इस वक्त ताकतवर शख्सियत इलेक्शन बाई इलेक्शन के अंदर कोई और मौजूद नहीं थी। अगर आपकी ये शिकायत है कि पोलिंग अफसर जो था वो बेख्तियार था और मामला किसी और के कंट्रोल में थे और पोलिंग का जो अमल था या जो वोट काउंट का अमल था उसका भी चेक किसी और ने रखा हुआ था, तो फिर तो ये बहुत ही सीरियस मैटर है। शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपनी जगह पर रहने का इख्तियार नहीं है। अगर ये इतनी ही वायलेशन हुई हैं और वो बेबस थे तो फिर उनको अपने ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। मैंने एक बड़ा सिंपल सवाल पूछ दिया, अगर इसका जवाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब नहीं दे सकते तो मेरी उनसे बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस्तीफ़ा दें और घर चले जाएं। इलेक्शन एक बड़ा सेक्रेट ट्रस्ट होता है, ये मुल्क की तकदीर का फैसला होता है। अगर उसमें भी अगर हम 11वें इलेक्शन में आकर हम सीख नहीं सके, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, हमें ये नहीं पता कि पोलिंग स्टेशन का इंचार्ज कौन है, वहाँ इख्तियारात किसके पास हैं, तो फिर ज़रा काफ़ी मुश्किल हालात हैं। खाकान साहब, आपने तहरीरी तौर पर अपनी इस शिकायत का अंदराज करवाया, तहरीरी दरख्वास्त दिया कि ये वायलेशन हुई है, मुझे इसका जवाब दिया जाए? मैंने इलेक्शन से पहले जाकर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर लाहौर को ये पूरी बात 1.5 घंटा लगाकर समझाई थी कि ये इश्यूज़ हमने पिछले इलेक्शन में देखे हैं, इनका सद्भाव किया जाए। कल भी मैंने उनसे बात हुई टेलीफोन पर और मैंने उनको बताया, ये सब बातें बड़ी क्लियरली और डिटेल में बताई और मैंने कहा कि इसको आप मेरी तरफ से एक वर्बल शिकायत समझें और मैं तहरीरी शिकायत भी आपको इस हवाले से भेज दूंगा। मैं कल भी टीवी के तवसत से, आज भी मीडिया के तवसत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं कि पोलिंग स्टेशन का में इख्तियारात कौन रखता है और किसके पास कल इख्तियारात थे। मैं शायद साहब एक मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, इसका एक तहरीरी अगर शिकायतनामा आप इलेक्शन कमीशन को भेजें तो उसकी एक कॉपी हमें दे दें ताकि हम स्क्रीन पे डाल के फिर उनसे जवाब भी मांग लें। अगर आपको इस वर्बल शिकायत का जवाब ना आए तो हम, मुझे कोई उसमें एतराज़ नहीं है, मैं लिख कर भेज, हाँ मैं शुक्रगुजार हूँगा। मैं स्क्रीन पर दिखाऊँगा, प्रोग्राम के अंदर इसको दिखाऊँगा, आप अपनी शिकायत भेजिए। एक ओवरऑल इलेक्शन के ऊपर आपसे रद्द-ए-अमल ले लूँ। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपनी नंबर ऑफ़ सीट्स शायद 9 के करीब सूबाई की अगर मिला लें तो लूज़ की हैं जनरल इलेक्शन से लेकर अभी तक, और ये एक शॉर्ट टाइम के अंदर 2 माह के अंदर मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ी तादाद है। अगर 35 में से वो 9 नशिस्त थे, टोटल तो 35 उनकी जीती हुई नहीं थी, लेकिन ये 9 वो हैं जो वो जीते थे, 3 कौमी की और 5-6 सूबाई वाली जो वो लूज़ कर गए। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, ये ट्रेंड क्या जाहिर करता है?
लेकिन दो बातें ज़ाहिर होती हैं। एक बात तो ये ज़ाहिर होती है कि जुलाई के इलेक्शन मुनसिफाना नहीं थे, उनमें इंटरफियर किया गया। और दूसरी बात ये सामने आती है कि हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है, हुकूमत नाकाम हो चुकी है अपने पहले 2 महीने के अंदर ही, और हुकूमत की परफॉर्मेंस पर ये अवाम का रद्द अमल है। जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, ख़ास तौर पर इक़्तिसादी मामलात के हवाले से खाकान साहब आपसे पूछूं तो मुझे लगता है ये कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप छोड़ के गए हैं और वो उनसे संभाली नहीं जा रही। वो कहते हैं ख़जाना खाली है, जो डॉलर पड़े हुए हैं एक्सचेंज रेट, वो जो फॉरेन एक्सचेंज में पड़े हुए हैं वो भी मांगे तांगे के हैं, कुछ चाइना से लेकर रखे हुए हैं, कुछ स्वाप करके रखे हुए हैं। तो हमारे पल्ले तो कुछ है ही नहीं है, तो हम करें क्या? अगर कुछ नहीं आता तो हुकूमत छोड़ दे, किसी और को मौका दे दें। मैं तो यही कह सकता हूँ। हमने जब हालात लिए थे 2013 में, वो भी डॉक्यूमेंटेड हैं। जहाँ पर हमने 31 मई 2018 को छोड़े, वो भी डॉक्यूमेंटेड हैं। उसके अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं है, हुकूमत का रिकॉर्ड है। मैंने 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, लाइव डॉक्यूमेंट भी मुहैया किए। मैं आज भी उन डॉक्यूमेंट्स पर कायम हूँ कि जिस दिन हमने हुकूमत छोड़ी, मईशत की ये सिचुएशन थी। हर इंडिकेटर पॉजिटिव था कंपेयर टू 2013। अब उसको मैनेज करने की बात है। अगर आप आके अपनी हुकूमत को गालियां निकालेंगे, अपनी बातों की नफ़ी करेंगे, मुल्क की पॉलिसी की नफ़ी करेंगे, तो फिर यही हालात होते हैं जो आज पैदा हुए। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि एक मार्केट का सेंटिमेंट बरकरार रखा जाए, अवाम को कॉन्फिडेंस दिया जाए, जो दूसरे ममालिक है उनको बताया जाए कि ये हमारा प्लान है, ये हमारी विजन है, इस तरह हम मामलात को हल करेंगे। अगर आप रोना धोना ही डालेंगे तो रोने धोने वाले को कोई उसकी फरियाद नहीं सुनता। 52,000 से 36,000 पे स्टॉक मार्केट आ गई है, इसकी क्या वजह? मैंने बताया ना, जब मुल्क का सरबराह, हुकूमत का सरबराह खुद अपनी हुकूमत पर तनकीद करनी शुरू कर दे, सारा दिन रोता धोता रहे, तो फिर मार्केट तो यही समझेगी कि इसके पास कोई प्लान नहीं है, इसके पास कोई पॉलिसी नहीं है, यहाँ से हमें कुछ उम्मीद नहीं है बेहतरी की। मैं आपको हकीकत से कह रहा हूँ कि आज इन्वेस्टर्स, मुल्क में इन्वेस्टमेंट रुक गई है। मार्केट में सेंटिमेंट, जो स्टॉक मार्केट होती है, वो एक इंडिकेटर होता है जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट का, तो वो तबाह कर दिया गया है 2 महीने के अंदर अंदर ही। ये बदनसीबी है। अगर मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पॉलिटिकल फ्यूचर के हवाले से आपसे सवाल करूं तो शहबाज शरीफ इस वक्त जेल में, आशियाना वाला स्कैंडल चल रहा है, ख्वाजा साद को भी नोटिस लगा हुआ है, 16 को उनकी भी पेशी है। नवाज़ शरीफ, मरियम और शहबाज शरीफ, इनका पॉलिटिकल फ्यूचर, इसके ऊपर आप क्या तबसरा करते हैं? देखिए, पॉलिटिकल फ्यूचर अवाम डिसाइड करते हैं, कोई और नहीं करता। अदालतों में फैसले नहीं होते, किसी और के पास फैसले नहीं होते, अवाम फैसला करते हैं कौन पॉलिटिकल लीडर है या नहीं है। यही पूरी दुनिया में होता है। हम बदकिस्मती से कभी स्कैंडल में बनाने की कोशिश करते हैं, कभी अदालतों में घसीटते हैं। मुझे कोई बता दे कि नवाज शरीफ साहब पे इल्ज़ाम क्या है, शहबाज शरीफ पे इल्ज़ाम क्या है। बड़ी आसान बात है, आशियाना स्कैंडल। आशियाना स्कैंडल है क्या? स्कैंडल तो ये है कि इस किस्म के जो मुकदमे बनाए जाते हैं, ये स्कैंडल हैं जिससे मुल्क को, मईशत को तबाह किया जाता है, मुल्क में सियासतदान को बदनाम किया जाता है। ये स्कैंडल, ये स्कैंडलस बिहेवियर है। आपने इल्ज़ाम लगाना है, आप लगाएं। आप एहतसाब होना चाहिए मुल्क के अंदर, करें। लेकिन आप, ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी पे इल्ज़ाम लगाएं, किसी को हिरासत में ले लें। ये आर्बिट्ररी किस्म के जो फैसले हैं, ये कभी मुल्क के मुफाद में नहीं होते। ये मुशर्रफ ने बहुत किया अपने दौर के अंदर, क्या हासिल हुआ? आज फिर वही काम पर हम लगे हुए हैं। एक लास्ट मुझे को बता दें शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम क्या है? एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ। शहबाज शरीफ तो जेल में है इस वक्त और अभी ज़मानत शायद उनकी हो जाए जल्द, लेकिन अभी तो फ़िलहाल जेल में है। उनकी गैर मौजूदगी में क्या शायद खाकान अब्बासी जो है वो PMLN को लीड करते हुए हमें नज़र आएंगे, या मरियम नवाज़ लीड रोल में नज़र आएंगी, क्योंकि वो भी रिहा हो चुकी हैं ज़मानत के ऊपर? देखिए, ये फैसले पार्टी करती है और पार्टी अवाम के सेंटिमेंट को देख कर करती है। ये कोई मेरे ज़ाती फैसले नहीं है, किसी और के नहीं है। पार्टी की CWC है, CEC है, जनरल काउंसिल है, ये फैसले वहाँ पर किए जाते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह बाहर जल्द आ जाएंगे, क्योंकि आज तक कोई नहीं बता सका कि उन्होंने क्या जुर्म उनसे हुआ है। अगर मरियम को मैदान में उतारा गया, जुर्म भी हुआ है, आप इल्ज़ाम लगाएं, आप प्रोसिक्यूट करें। अगर बड़े मियाँ साहब मरियम नवाज़ को मैदान में उतारने का फैसला करते हैं तो आपको तो इतराज़ नहीं होगा? आप पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रहे, बड़े सीनियर ओहदेदार रहे हैं, तो मरियम को अगर नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि इनको मैदान में उतारते हैं, ये लीड करें इस प्रोसेस को, तो आपको तो इतराज़ नहीं होगा, या बाकी सीनियर लोग इस पर मोतरज़ तो नहीं होंगे?
मैंने पहले कहा कि ये फैसले पार्टी मिलकर करती है, ये पार्टी के प्लेटफॉर्म के अंदर डिस्कस होते हैं, उसके बाद ये फैसले किए जाते हैं, ये आर्बिट्ररी फैसले नहीं होते। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।